अब ये क्वेश्चन है हमारे पास श्रवण तंत्र के आस्थान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करना है। तो आइए और क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि श्रवण तंत्र में कितने जो सिद्धांत हैं वो हैं। तो दो सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है हमारे पास आस्थान सिद्धांत और दूसरा है बारंबारता सिद्धांत। तो आइए और आस्थान सिद्धांत को हम देखते हैं और इसकी आलोचनात्मक व्याख्या भी करते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन हेल्महोल्ट्ज़ द्वारा किया गया। बाद में इसे वॉन वेक्सी ने 1960 में कई प्रयोगों करके इस सिद्धांत की पुष्टि आंशिक रूप से की है। वान वेकेसी के प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण थे, जिसके कुछ परिणाम तो आस्थान सिद्धांत के पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में। वान वेकेसी को अपने इस कार्य के लिए मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी 1961 में दिया गया है। हेल्महोल्ट्ज़ का आस्थान सिद्धांत के अनुसार बेसिलर झिल्ली के भिन्न आवृत्तियों वाला ध्वनि तरंग के भिन्न ढंग से उत्तेजित होकर अलग अलग तत्व व्यक्ति में पैदा होते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ का कहना था कि बेसिलर झिल्ली में वीणा के तार बहुत समान लंबे तथा छोटे छोटे तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, जिनके उत्तेजित होने से हमें श्रवण का प्रत्यक्षण होता है। इसी मान्यता के आधार पर इस सिद्धांत को वीणा सिद्धांत भी कहा जाता है। बेसिलर झिल्ली के लंबे तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं, जिसके उत्तेजित होने पर हमें श्रवण प्रत्यक्षण होता है। इसी समानता के आधार पर इस सिद्धांत को वीणा सिद्धांत भी कहा जाता है। बेसिलर झिल्ली के लंबे तंत्रिका तंतु निम्न आवृत्ति वाले ध्वनि के प्रति अनुक्रियाशील होते हैं, अर्थात प्रतिध्वनित होते हैं। छोटे छोटे तंत्रिका तंतु उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि के प्रति प्रतिध्वनित होते हैं। यही कारण है कि इस सिद्धांत को प्रतिध्वनि या अनुवादन सिद्धांत भी कहा जाता है, अनुनाद सिद्धांत। बेसिलर झिल्ली पर जटिल ध्वनि टकराते ही अपने आप में वह उच्च तथा निम्न आवृत्ति वाले ध्वनि में विघटित हो जाता है। फिर बेसिलर झिल्ली के उचित स्थानों द्वारा उसे ग्रहण कर लिया जाता है। स्पष्ट है कि इस सिद्धांत द्वारा हम भिन्न तत्वों के बीच इसलिए अंतर कर पाते हैं क्योंकि भिन्न आवृत्ति वाले ध्वनि बेसिलर झिल्ली से खास स्थानों के द्वारा उसे ग्रहण किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार बेसिलर झिल्ली के ऊपरी भाग द्वारा निम्न आवृत्ति के ध्वनि तरंगों को ग्रहण किया जाता है तथा बेसिलर झिल्ली के नीचे तथा बीच वाले भाग द्वारा उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को ग्रहण किया जाता है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि बेसिलर झिल्ली के ऊपरी भाग में प्रकंपन निम्न आवृत्ति की ध्वनि तरंगों द्वारा तथा निचला एवं बीच वाला भाग में प्रकंपन उच्च आवृत्ति की ध्वनि द्वारा होता है। सिद्धांत की इस प्रमुख तथ्य का समर्थन वेबर तथा लॉरेंस द्वारा किए गए एक अध्ययन के प्रयोग से होता है। इस प्रयोग में ग्यूनिया पिग तथा अन्य जानवरों की बेसिलर झिल्ली को लगातार तीव्र ध्वनि तरंगों द्वारा उत्तेजित कर घायल करने की कोशिश की गई। परिणाम में देखा गया कि निम्न आवृत्ति वाले ध्वनि द्वारा बेसिलर झिल्ली के ऊपरी भाग अधिक घायल हुआ, उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि का बेसिलर झिल्ली का निचला वाला भाग अधिक घायल हुआ। इस परिणाम से स्पष्ट हो जाता है कि बेसिलर झिल्ली का निचला भाग उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग से उत्तेजित हो जाता है, उसी झिल्ली का ऊपरी भाग निम्न आवृत्ति वाले ध्वनि से अधिक उत्तेजित हो जाता है। ध्वनि की प्रबलता की व्याख्या इस बात से होती है कि किसी ध्वनि तरंग पूरे बेसिलर झिल्ली में कितना कंपन उत्पन्न हुआ है। यह कंपन जितना अधिक होगा ध्वनि की प्रबलता उतनी अधिक होती है। अतः एक ही आवृत्ति की दो ध्वनि जिसकी लंबाई भिन्न है के उत्पन्न होने से बेसिलर झिल्ली का एक ही स्थान उत्तेजित होगा, परंतु अधिक लंबाई वाला ध्वनि पूरे बेसिलर झिल्ली में तुलनात्मक रूप से अधिक स्नायु प्रवाह उत्पन्न होगा। इसकी प्रबलता व्यक्ति को अधिक अनुभव होगा। इस सिद्धांत के अनुसार ध्वनि प्रत्यक्षण कंपन के विस्तीर्ण पर निर्भर करता है। ने अपने अध्ययन में पाया उच्च आवृत्ति वाला बेसिलर झिल्ली तथा
निचले भाग वाले वेसिलर झिल्ली का नीचे वाला भाग में अधिक विस्थापन होता है। बीच वाली आवृत्ति वाले ध्वनि जैसे 150 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग यानी 9000 से 10000 आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग द्वारा बेसिलर झिल्ली का ऊपरी भाग में अधिक विस्थापन होता है। दोनों तरह के परिणाम से तो स्थान सिद्धांत की पुष्टि होती है, परंतु वेक्सी के इस परिणाम से यह स्पष्ट हो गया कि निम्न आवृत्ति वाले ध्वनि जैसे 150 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग द्वारा बेसिलर झिल्ली में विस्थापन यानी प्रकंपन होता है। स्पष्टतः वेक्सी द्वारा यह प्राप्त यह अंतिम परिणाम द्वारा स्थान सिद्धांत की पुष्टि नहीं हो पाती है, बल्कि यह सिद्धांत इस तरह के परिणाम द्वारा कुछ कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि अब स्पष्ट हो जाता है कि निम्न आवृत्ति वाले ध्वनि से पूरे वेसिलर झिल्ली में स्थापन या प्रकंपन करीब करीब समान मात्रा में होती है। अतः उच्च तथा बीच की आवृत्ति वाले ध्वनि से भिन्न भिन्न मात्रा में उत्पन्न विस्थापन या प्रकंपन तारत्व विभेद का आधार है सही नहीं दिख पड़ता। इस कठिनाई के अलावा कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनकी व्याख्या इस सिद्धांत के द्वारा नहीं हो पाती है। और आइए उस आलोचनात्मक आलोचना को देखते हैं। पहली आलोचना यह है कि भिन्न भिन्न आवृत्तियों द्वारा वेसिलर झिल्ली का भिन्न भिन्न स्थान उत्तेजित होने से उत्पन्न विस्थापन या प्रकंपन में इतनी अधिक समानता होती है कि उसके आधार पर कोई व्यक्ति तारत्व विभेद कर पाएगा या नहीं, यह कहना कठिन है। दूसरी आलोचना यह है कि यह स्थान सिद्धांत पूर्ण है या फिर बिल्कुल नहीं नियम के प्रतिकूल है। इस नियम के अनुसार कोई भी तंत्रिका को किसी भी उद्दीपक से या तो पूर्णतः उत्तेजित होता है या बिल्कुल नहीं उत्तेजित होता है, परंतु स्थान सिद्धांत यह कहता है उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि से वेसिलर झिल्ली का सिर्फ निचला भाग कंपन करता है, बाकी भाग इससे उत्तेजित नहीं होते हैं। स्पष्टतः तब सिद्धांत की व्याख्या महत्वपूर्ण नियम यानी पूर्ण या बिल्कुल नहीं के नियम के प्रतिकूल है। तीसरी आलोचना यह है कि दो उच्च आवृत्ति वाले ध्वनि जैसे 2000 और 2400 हर्ट्ज को एक साथ उत्पन्न की जाए तो 400 हर्ट्ज का लुप्त मूल ध्वनि उत्पन्न होती है जिसे हम सुनते हैं। इस लुप्त ध्वनि की व्याख्या इस सिद्धांत में नहीं हो पाता है। चौथी आलोचना यह इस सिद्धांत द्वारा इस बात की व्याख्या नहीं हो पाती है कि 150 से नीचे के ध्वनि तरंगों को व्यक्ति किस तरह से सुन पाता है।